हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर ने कौन कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लाए थे वो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था वो डिस्कस करेंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन यूएसए। यूएसए में 1856 को बॉर्न हुए थे। इन 1878 ही ज्वाइंड द मेडिवल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने मेडिवल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन की थी। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट अप साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स concerned with the improvement of efficiency of worker and optimum allocation of resources। वो चाहते थे अपना इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड को इस्तेमाल करके जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए, वर्कर्स की एफिशिएंसी को, और वो ये चाहते थे कि ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? पहला कंट्रीब्यूशन, साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पे साइंटिफिक व्यू अपना रखा और जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। दूसरा, पब्लिशिंग। उन्होंने पब्लिश किए वेरियस बुक्स लाइक शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, एम्फेसाइज ऑन द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्होंने साइंटिफिक मतलब मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू, साइंटिफिक तरीके के थ्रू मतलब उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। उनके हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कि हर एक मैनेजमेंट के काम करने के तौर तरीके में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करना, साइंस के हिसाब से करना। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। सिंपल वर्ड्स में साइंटिफिक तरीके से और मेथड से और जो ट्रेंड बंदे हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इस्तेमाल करके अच्छी तरह से काम करना जिससे कि आउटपुट बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट मैन टू डू। मतलब वो कहते थे कि साइंटिफिक तरीकों का मतलब है आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने अपने एम्प्लॉय से क्या काम कराना है, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपने अपने एम्प्लॉय से क्या कराना है और ये देखना, उनको मैनेज करना कि क्या वो ये काम बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट सस्ते तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। पहला प्रिंसिपल जो इनका साइंटिफिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, साइंस एंड नूट नॉट सॉरी नूट बोल दिया मैंने, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब जो भी काम करने का तौर तरीका होगा वो साइंटिफिक तरीके से होगा। रूल ऑफ थंब का मतलब है जोर ज़बरदस्ती या तुक्के वाले मेथड से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेलर insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry। जो भी जॉब होगी पूरी की पूरी कंपनी में वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होगी एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशंस एक्सपीरियंस एंड हिट एंड रन या हिट एंड मिस मेथड्स। मतलब तुक्केबाज मेथड से या पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है उस टाइप से हम वो काम नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी सम थिंकिंग बिफोर डूइंग। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई थिंकिंग या सोच होएगी, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब। जब भी हम रूल ऑफ थंब या कोई तुक्के वाला मेथड लगाते हैं तो उसमें वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने जो भी मेथड यूज़ करना है उसको पहले से सोच के रखना है और साइंटिफिकली उसको अच्छी तरह से देखना है कि ये मेथड पॉसिबल है भी है कि नहीं। तो मतलब हर एक मेथड के पीछे साइंस इन्वॉल्व होनी चाहिए एंड नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सिंपल वर्ड्स में हार्मनी भाईचारा बना के रखना है और उसी भाईचारे के हिसाब से काम करना है और प्यार मोहब्बत बना के रखनी है मैनेजमेंट करते हुए। ऐसा नहीं कि दुश्मनी टाइप हो या लड़ाइयाँ हो या एक दूसरे के लिए दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। बोथ द सुपीरियर्स
अब मैं सिंपल इंग्लिश में इसको पढ़ता हूँ। बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। जो भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है वो आपस में मिलके काम करें और हार्मनी में काम करें। हार्मनी होता है भाईचारा एंड प्यार मोहब्बत, ठीक है। टू ग्रुप्स दैट इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड। वो एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर दें, ठीक है। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन की बात की थी जिसमें बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, उनके दिमाग में मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए। मतलब जो एक दूसरे के लिए शक की भावना है, बिल्कुल ही अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। विच मीन्स कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए सोच चेंज करनी पड़ेगी। जैसे लेबर हमेशा सोचता है कि मैनेजमेंट उसका हक खाती है, उसे तनख्वाह नहीं देती, और मैनेजमेंट हमेशा सोचती है कि लेबर काम तो करता नहीं, मैं इसको तनख्वाह उतनी दूंगा और एक्सप्लॉइट ज़्यादा करूंगा। तो दोनों की थिंकिंग में चेंज आना चाहिए जिससे कि काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो कहते थे जब भी एक कंपनी में वेरियस एम्प्लॉयज़, सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तभी काम अच्छी तरह से होगा। अगर हर कोई कंपनी में इंडिविजुअल थिंकिंग लेके बैठ जाएगा कि मैं अपने हिसाब से करूंगा और मेरी तनख्वाह बढ़ती रहे, मेरी ही प्रमोशन होती रहे और कंपनी की नहीं सोचेगा, तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा और कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, द वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन अ कॉपरेशन एंड विद, जो भी कॉपरेशन है विद ईच अदर, जो भी काम होगा वो एक दूसरे से कॉपरेशन के साथ होना चाहिए। विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपस में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। जो वर्कर्स और मैनेजर्स है वो दोनों के दोनों कॉपरेशन से काम करेंगे और इंडिविजुअलिज्म से काम नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप करना है, उनके काम करने के तौर तरीके अच्छे करने हैं, उनको सिखानी है नई नई चीज़ें ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। और प्रॉस्पेरिटी बढ़ने का मतलब यहाँ है कि ये उतना तो कमा सकें जितना मतलब इतनी कमाई इनकी हो सके जिससे कि वो अपना मिनिमम गुजारा अच्छे से कर सकें। जितना मिनिमम गुजारा अच्छे से करेंगे उतना ही, आप खुद सोचो, जितनी तनख्वाह उनको अच्छी लगेगी उतनी ही वो डेडिकेशन से काम करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल इंग्लिश में करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। वर्कर की एफिशिएंसी जो होगी उसी हिसाब से जो कंपनी है उसकी एफिशिएंसी होगी। विच डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग, ये किस पे डिपेंड करती है, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको एक अच्छी केयर देनी पड़ेगी। एंड आफ्टर सिलेक्शन दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी देनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि उनको एक अच्छी काम करने की स्किल्स जनरेट हो जाए। दिस विल एंश्योर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर उनके अंदर अच्छी स्किल्स होंगी तो उनकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, मतलब तनख्वाह तो ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। कंपनी की किस किस की बढ़ेगी, कंपनी की भी कमाई अच्छी होगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास अच्छी स्किल्स है, और वर्कर्स की तो होगी होगी क्योंकि जब कंपनी कमाएगी तो वर्कर्स को तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। टेलर का नेक्स्ट पार्ट जो रह गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।